तो पिछली जो क्लासेस रही हैं उसके अंदर में आपने सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड जितने भी थ्योरी पोर्शन था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आज की जो क्लास रहेगी वो न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगी और उसको मैं यहाँ पर पेन टैब के थ्रू आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर में पढ़ाऊंगा। बाकी जितने भी हमारे थ्योरेटिकल पोर्शंस होते हैं वो व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं भाई, क्योंकि हमें कम टाइम के अंदर में ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को सोल्व करवाने होते हैं, इसलिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। देखिए जो हमारी पीछे की क्लासेस थी उसके अंदर मैंने सेंटर ऑफ मास का बताया था कि अगर आपके पास में 2 पार्टिकल्स होते हैं तो किस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस की अप्रोच करनी होती है, n पार्टिकल्स अगर आपके पास में आ जाते हैं तो किस तरह से आपको अप्रोच करनी होती है। साथ ही साथ मैंने बताया था कि जो भी न्यूमेरिकल्स आज आप लोग को करवाए जाएंगे वो बिल्कुल स्टैंडर्ड एग्जांपल्स होंगे, यानी कि अगर उनको भी आप अच्छे से कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप लोग इजीली सोल्व कर पाएंगे, यानी आपका एक सोचने का दायरा बढ़ेगा कि किस तरह से आपके क्वेश्चन की अप्रोच करनी होती है। तो मैं उन्हीं चीज़ों को एक बार यहाँ पर अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन इसके अंदर में मैं ले रहा हूँ और पहला क्वेश्चन दिया गया है कि एक HCl का मॉलिक्यूल है मेरे पास में, HCl का मॉलिक्यूल है और जो उसके सेंटर है यानी कि H और Cl, इनके जो सेंटर्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे, इनके जो सेपरेशंस बनी हुई है वो 1.27 एंगस्ट्रॉन दी गई है। भाई आपके क्वेश्चन के अंदर में 1.27 एंगस्ट्रॉन इसकी दी गई है। तो इन्होंने कहा कि फाइंड अप्रोक्सीमेट लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, यानी कि सेंटर ऑफ मास की आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी है। और इसके अंदर में बोला गया है कि जो क्लोरीन जो होता है इसके अंदर में दिया गया है कि क्लोरीन का जो एटम है वो 35.5 टाइम मैसिव कंपेयर टू हाइड्रोजन, यानी कि जो मेरे पास में हाइड्रोजन और मैं क्लोरीन की बात करूं तो जो क्लोरीन का एटम इसके अंदर में दिया गया है वो 35 टाइम्स इससे हैवियर है। देखिए जो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स होते हैं ना उनका यही हमारे पास में कोशिश होती है कि उनके अंदर में जितने भी कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पिछले पढ़े हुए हैं, अभी ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आप इजीली इसको कर पाएंगे। जैसे जैसे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन के ऊपर में, पहले हमारी शुरुआत होगी बेसिक लेवल से, फिर हमारी चलेगी थोड़ी मीडियम लेवल पर और फिर एडवांस लेवल पर हम क्वेश्चन को लेके जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले दिमाग के अंदर में क्या आना चाहिए, भाई मैं इस सेंटर ऑफ मास के बारे में बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे पास में एक मॉलिक्यूल दिया गया है, एक हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का। तो ये कहीं ना कहीं मेरे पास में एक हाइड्रोजन का एटम होगा और दूसरा यहां पर आप बात करें तो मेरे पास में क्लोरीन का एटम होगा। अब ये दोनों क्या होंगे, ये अपने बॉन्डिंग करके बैठे होंगे। ये अगर जोड़ेंगे तो हम इनका ये मान सकते हैं कि ये सेंटर इन दोनों के सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन हो गई है। अब जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, जब मैंने एक आपको की पॉइंट भी उसके अंदर में नोट करवाए थे कि भाई जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमेशा और हमेशा किसके ऊपर में लाइन करता है, जो 2 पॉइंट्स होते हैं उनके बीच में ही कहीं पर लाई करेगा। तो हम मान लेते हैं कि मेरा जो इसके अंदर में सेंटर ऑफ मास है कहीं इसी लाइन के ऊपर में यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। अब जो दूसरी चीज इसके अंदर में आपने देखी थी कि सेंटर ऑफ मास जब 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसके अंदर में निकालने का फॉर्मूला मेरे पास में होता है R, दैट विल बी इक्वल टू M1R1 प्लस M2R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2। ये आप लोगों ने अच्छे से समझा था पिछली क्लासेस के अंदर में, जो मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन आप लोगों को करवाया था उसके अंदर में न्यूमेरिकल्स के अंदर में उस टाइम पे ये फॉर्मूला मैंने आपको समझाया था। ठीक है जी। अब देखो, अब इसके अंदर में जो क्वेश्चन के अंदर में दिया गया है कि भाई मेरे पास में क्लोरीन है वो 35.5 टाइम्स मैसिव है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। यानी कि अगर मैं हाइड्रोजन के मास को 1 मान लेता हूं, 1 यूनिट मान लेता हूं, 1 kg मान लेता हूं, जो भी आप मानना चाहें, m मान लो क्योंकि बाद में सारी चीजें कट जानी है इसके अंदर में। तो हम मान लेते हैं कि इसका मास है 1, तो क्लोरीन का कितना हो गया 35.5 हो गया क्योंकि उससे बड़ा मॉलिक्यूल है मेरे पास में। और ये हम ये कंपेयर कर सकते हैं कि ये मेरे पास ये इसका मास हो गया और ये मेरे पास में हाइड्रोजन का मास हो गया। ठीक है जी। अब आपने एक चीज और भी देखी थी कि मेरे पास में की पॉइंट अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने बताया था कि हमेशा सेंटर ऑफ मास किसकी तरफ में एग्जिस्ट करता है, तो जो हैवियर बॉडी होती है उसकी तरफ में मेरा सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, मास सेंटर ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, यानी कि जो मेरे पास में ओरिजिन है उससे दूरी कितनी मेरे पास में बनी हुई है। तो जो भी मेरे पास मैसिव मास होगा उसकी तरफ में ये आर क्या होता है, छोटा होता चला जाएगा, यानी कि वो मेरा सेंटर ऑफ मास कहीं यहां पर एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब ये कैलकुलेशन करेंगे और इसलिए हम इसको फाइंड आउट भी करेंगे। और इन दोनों के बीच में कितना है 1.27 एंगस्ट्रॉन की इनके बीच में क्या दी गई है, डिस्टेंस दी गई है। चलो जी, अब देखो इस क्वेश्चन की अप्रोच कैसे करेंगे। मैंने बताया कि जब भी दो पार्टिकल्स आप लोग के पास में 2 पार्टिकल सिस्टम होता है तो हम एक मास को हमेशा ओरिजिन मान लेते हैं। तो यहां पर मैं मान लेता हूं हाइड्रोजन को मैं ओरिजिन मान लूं, बिल्कुल यहां पर हम हाइड्रोजन को ओरिजिन मान लेते हैं और इसके अंदर में वैल्यूज को पुट करने की शुरुआत करते हैं। तो M1 किसका लिखा जाता है, जो मेरे पास में मास 1 है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने कंसीडर किया, तो यहां पर हाइड्रोजन है उसका मास है 1। अच्छा, अब दूसरी चीज बताओ कि जो ओरिजिन मैंने माना है उससे उस पर्टिकुलर एटम की या मॉलिक्यूल की या ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी है, बिल्कुल सही, यहां पर मेरे पास में आएगा 0। भाई हाइड्रोजन को हमने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया, तो यही मेरे पास में क्या होगा, उसकी डिस्टेंस जो रहेगी वो 0 हो जाएगी। यही की पॉइंट आपको समझने हैं।
जब न्यूमेरिकल्स की अप्रोच करते हैं। तो दूसरा मास मेरे पास में कितना हो गया, दूसरा मेरे पास में क्लोरीन हो गया, और क्लोरीन का होता है 35.5। ये हमने कहा था कि हम उसको यूनिट भी मान सकते हैं और उसको मास के फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाद में सारे एम जो होंगे वो कट जाएंगे, तो बेटर है कि हम इसको जो हमारे पास में गिवन है उसी फॉर्म में हम इसको लिख लें। अच्छा, R1 मेरे पास में, R2 कितना होगा। अब R2 होगा क्या, जो भी मैंने ओरिजिन माना था वहां से मेरे उस मॉलिक्यूल की ऑब्जेक्ट की कितनी दूरी है। तो यहाँ पर हमने ओरिजिन माना हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन से और ये दूरी कितनी थी भाई, ये थी मेरे पास में 1.27, ये आप लोग के पास में आ गई। अब नीचे क्या लिखेंगे हम, दोनों मासेज यानी कि जो सिस्टम है मेरे पास में 2 मॉलिक्यूल्स का, उसके अंदर में जितना भी मास है उसको यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। तो 1 प्लस में 35.5 ये मेरे पास में टोटल क्या हो गया, मास हो गया। और जब ये पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर जो रेडियस आएगा यानी कि जो सेंटर ऑफ ओरिजिन की लोकेशन आएगी वो अप्रोक्सीमेटली 1.24 एंगस्ट्रोम के आसपास में आएगी। ठीक है, पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो आप लोग इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा अपने कैलकुलेशंस के थ्रू, तो आप पाएंगे कि 1.24 एंगस्ट्रोम इसकी वैल्यू आने वाली है। तो यहां से हमें क्या कंक्लूड होकर मिल रहा है पार्ट, तो मुझे यहां से ये कंक्लूजन मिल रहा है कि भाई मैंने अपना जो सेंटर ऑफ रेडियस है, सेंटर ऑफ मास का जो लोकेशन है, तो हमने ये भी कहा था कि जो भी मैसिव पार्ट होता है हमेशा, अगर मैं हाइड्रोजन को यहां मान रहा हूं तो यहां पर मेरे पास में जो पोजीशन है इसको मैंने 0 0 माना हुआ है, तो यहां से मेरे पास में ये पोजीशन जो आई है वो 1.24 आई है, यानी कि कहीं ना कहीं मैसिव जो ऑब्जेक्ट है, मैसिव जो बॉडी है उसकी तरफ में सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है। तो ये आपका की पॉइंट जो पीछे हमने पढ़ा था वही था कि मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। अच्छा, किसी के दिमाग में ये भी आया होगा, अजय आपने तो ये कर दिया कि भाई क्लोरीन था उसको हाइड्रोजन था उसको ओरिजिन मान लिया, अगर क्लोरीन को मानना हो गया तो बिल्कुल भाई आप क्लोरीन को भी अपना ओरिजिन मान के सोल्व कर सकते हैं। तो उस टाइम पे भी आप पाएंगे कि यहां से उस टाइम पे ओरिजिन क्या हो जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, R2 था उस टाइम पे 0 हो जाएगा, R1 की वैल्यू वहां पर क्या हो जाएगी 1.27 हो जाएगी, तो वहां पर अलग कैलकुलेशन आ जाएंगी। तो वहां पर आप क्या कहेंगे कि 1.24 एंगस्ट्रोम ही आएगा, जी नहीं, वहां पर आप लोग देखेंगे कि अगर मेरे पास में ये है तो 0.03 एंगस्ट्रोम आपका आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि ओरिजिन मेरे पास में क्या है, अभी मैंने क्लोरीन को मान लिया है और क्लोरीन से मैं कितनी दूर जा रहा हूं, भाई ओरिजिन से कितनी दूर जा रहे हो वही तो आप कैलकुलेट कर रहे हैं। ये 1.24 लिखने का मतलब है कि हाइड्रोजन से कितनी इतनी दूर गए आप लोग, तो यहां पर आप 1.24 गए तो बचा कितना 0.03 बच गया। तो अगर क्लोरीन को मान के चलेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो 0.03 आपका आंसर आएगा। आई होप आप लोग को ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। इससे आपका 2 पार्टिकल्स के क्वेश्चंस को लेकर एक दायरा खुला होगा कि किस तरह से हमें अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना चाहिए। चलो नेक्स्ट मैं कंसेप्ट को लूंगा और कंसेप्ट के बाद में उसके न्यूमेरिकल जो हैं उनको हम सोल्व आउट करते चलेंगे। अब आप लोगों ने अभी तक मेरे साथ में देखा कि हम बात कर रहे थे कि 2 पार्टिकल्स हैं मेरे पास में, 2 डायमेंशनल है, तो मैं कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करता हूं। अगर मान लो मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट है वो 3 डायमेंशनली रखी हो, तब उसके कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, यानी कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास में 3 डायमेंशनली रखे हों। जैसे बात करूं मैं, मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर और ये कहीं जो मेरे पास में XYZ जो रहेगा इसका ओरिजिन, हम मान लेते हैं कि मेरे पास में एक पॉइंट यहाँ पर है इसका ऑब्जेक्ट का, ये मान लिया मैंने मास 1 है, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ मास 2 है, और यहाँ कहीं मेरे पास में इनका सेंटर ऑफ मास में मान लेता हूँ, ये मेरे पास में सेंटर ऑफ मास हो गया। ठीक है भाई, ये मेरे पास में सेंटर ऑफ मास हो गया। और यहाँ से जितने भी मेरी कैलकुलेशंस हैं ये हम क्या लेते हैं, इसके पोजीशन वेक्टर लेते हैं। यहाँ से मैं इसके पोजीशन वेक्टर लूंगा क्योंकि मैं 3 डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ, तो 3 डायमेंशन के अंदर में आप इसके कोऑर्डिनेट्स, इस पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, भाई कोई भी चीज आप देखना चाह रहे हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स आप 3 एक्सिस में दिखाते हो, कौन कौन से में, एक्स में, वाई में, जेड में। देखिए नॉर्मली हम बात करें कि मेरे पास में हम जो क्या वेक्टर फॉर्मेशन के अंदर में हम इन क्वेश्चंस को सोल्व नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भाई वेक्टर फॉर्मेशन के अंदर में भी हम इनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग अगर इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जो मेरे पास में 3 डायमेंशनल का है, तो आप जानेंगे M1 R1 वेक्टर, M2 R2 वेक्टर प्लस ये स्क्वायर नहीं भाई नीचे ये M3 R3 का वेक्टर, तो ऐसे सो ऑन जितने भी वेक्टर्स आएंगे और सबका क्या करेंगे आप सम अप करेंगे, M2 प्लस में M3 और जितने भी मेरे पास में मास आएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस वेक्टर के साथ में इन कैलकुलेशंस को सोल्व करना इजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 डायमेंशनल के जो मेरे पास में कोऑर्डिनेट्स है वो यूज होने शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं और वहां से हम एक्स की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू निकालते हैं, किसके लिए, सेंटर ऑफ मास के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला तो ये वैलिड है, लेकिन अब जो आपको बताऊंगा आपका एक शॉर्ट ट्रिक रहेगा कि कैसे आप कोई भी सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट्स x,
वाई कैपिटल, एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल, ये निकालने के लिए आपकी ये अप्रोच होनी चाहिए इन क्वेश्चंस के लिए। तो चलिए देखते हैं उसी क्वेश्चन को और कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं कि देखो वैलिड तो वही रहेंगे फॉर्मूलाज, लेकिन आपका शॉर्ट ट्रिक जो रहेंगी वो इस फॉर्मूले से यहाँ पर डेवलप करनी है आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास में जो इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर मैं दे रहा था आप लोगों को, ये कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, और जो m2 मास है इसके मेरे पास में कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। अब क्योंकि मेरे पास में कोऑर्डिनेट सिस्टम है और 3 डायमेंशनली मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो इसके जो डायमेंशन है वो मुझे निकालने आने चाहिए, यानी कि जो मेरे पास में सेंटर ऑफ मास है इसकी पोजीशन, यानी कि x की, y की और z की मुझे पता होनी चाहिए। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, कितने भी मेरे पास में मास हो, 2 मास हो, 4 मास हो, 50 मास हो या n टाइम मेरे पास में मास हो, ये m3 मास मान लेते हैं, x3 या mn मान देता हूं, xn, yn और zn, ऐसे मेरे पास में कितने भी कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। तो हमेशा कोशिश करना इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए कि इंडिविजुअल कोऑर्डिनेट्स हैं उनको फाइंड आउट कर लो। जैसे मुझे x का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, किसका, सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, ये मेरे पास में x है, इस कोऑर्डिनेट को मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी मेरे पास में मास है m1, यानी कि मेरे पास में मास है उसका x कोऑर्डिनेट, भाई x निकाल रहे हैं तो सारे x आने चाहिए, x1, मास 2 है मेरे पास में तो मास 2 का मेरे पास में यूज करेंगे मास 2 और उसका x कोऑर्डिनेट आपको यूज करना है। इसी तरह से जितने भी मेरे पास में मास आएंगे और हम कहेंगे कि mnth मास है और उसका xnth, यानी कि ये मेरे पास में उसकी डायमेंशन आप लोगों को कोऑर्डिनेट्स उसके यूज करने हैं। और नीचे आपको क्या करना है, सेम वही तरीका, मास से आपको डिवाइड करना है, m2 प्लस में m3 और जितने भी मेरे पास में आए हैं mnth वहां तक आपको लेके जाना। तो यहां पर आपका सेंटर ऑफ मास का कौन सा कोऑर्डिनेट मिलेगा, x कोऑर्डिनेट मिलेगा। ये आपका शॉर्ट ट्रिक्स है कैसे आपको x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट निकालने हैं। हम इसको न्यूमेरिकल करेंगे तब और इजीली आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। y कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो y कोऑर्डिनेट के लिए आप समझ गए होंगे कि क्या मुझे यूज करना है, m1 y1, m2 y2 और mn yn, ऐसे मेरे पास में सोन जितने भी आएंगे वो सारे मैं यूज कर लूंगा। और यहाँ पर मेरे पास में m1 प्लस में m2 प्लस में जितने भी मेरे पास में मास है उन सबको मैं क्या कर दूंगा, ऐड ऑन कर दूंगा, यानी कि टोटल कंप्लीट मेरे पास में बॉडी का मास होता है वो कहाँ पर आ जाता है, उसके डिनोमिनेटर में आ जाता है। इसी तरह से अगर इसके z कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो z कोऑर्डिनेट का क्या आएगा भाई आंसर, बिल्कुल सही समझ गए होंगे आप लोग कि मेरे पास में m1 z1 प्लस में m2 z2 और जो मेरे पास में nth मास है उसका mn znth जो उसका कोऑर्डिनेट है, और नीचे मेरे पास में क्या रहेगा m1 प्लस में m2 प्लस में m3 और जितने भी मेरे पास में मासेस हैं उन सब का यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, समअप कर देता हूँ। तो ये सारे समअप करने से मेरे पास में क्या आ जाएंगे, सेंटर ऑफ मास के तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट। और हमारे एग्जाम के अंदर में सबसे ज्यादा जो देखे गए क्वेश्चन वो आपके 3 डायमेंशन के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 डायमेंशन को आपको बहुत अच्छे से करना है और इनके जितने भी क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर अभी सोल्व करवाऊंगा, बहुत शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में हम सोल्व करेंगे। और जो हमारे पास में अप्रोच होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने की वो आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए सेंटर ऑफ मास या रोटेशनल बॉडी कहें या रोटेशनल मोशन कहें तो मैक्सिमम बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के जाते हैं क्योंकि उनको एक्चुअली ये समझ नहीं आ पाता कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किस तरह से इनकी क्वेश्चंस की अप्रोच करनी चाहिए। क्वेश्चन को समझना ही बड़ा टेढ़ा हो जाता है इसके अंदर में, लेकिन आप एक सिस्टमेटिक वे में मेरे साथ में चलेंगे तो आप पाएंगे कि सबसे आसान यूनिट अगर फिजिक्स की है तो वो रोटेशनल मोशन है। ठीक है, क्योंकि आप इसके अंदर में अभी बहुत अच्छी चीजें आप लोग देखेंगे इसके अंदर में मेरे साथ में जब कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। आपने ऑब्जर्वेशन किया होगा कि कोई भी टायर होता है तो उसके अंदर में एक रिम होती है कुछ इस तरह की, तो मैक्सिमम उसके अंदर में आप देखते हैं तो मास जो होता है उसके ऊपर वाला जो पेरिफेरी या सर्कमफ्रेंस होता है वहां पर होता है और बीच में क्या होता है बहुत होलो होता है, या फिर आप कहेंगे स्पाइक्स टाइप में बने होते हैं, स्पोक्स टाइप में बने होते हैं। जैसे साइकिल की रिम जो होती है ना उसके ऊपर में यहाँ बाहर टायर होता है और उसके रिम जो रिम के ऊपर में क्या होता है बहुत ज्यादा मास होता है और बीच में स्पोक्स होती है, यानी कि जो उसकी ताड़ी होती है छोटी छोटी उसके अंदर में हल्के मास के इसके अंदर में दे रखी होती है। फिर दूसरा आप लोग अगर देखें तो जैसे आप गन्ने का जूस पीने के लिए जाते हैं गर्मियों के अंदर में तो आप एक बड़ा सारा ऐसा फ्लाई व्हील देखते हैं उसके अंदर में जो जिसके ऊपर में वो जो जूस की मशीन होती है, जूस निकालने वाली मशीन, कुछ इस तरह का उसके अंदर में डिजाइन होता है, तो ये फ्लाई व्हील कहलाता है। ये फ्लाई व्हील क्यों लगाया जाता है, ये सारे कंसेप्ट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पर क्लियर होंगे। तो वही बता रहा हूं कि आप सिस्टमेटिक वे में यहां पर चलेंगे चीजों को पढ़ते हुए तो आपको बड़ा मजा आएगा, आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में इनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास में होलो बॉल है और एक मेरे पास में सॉलिड बॉल है, 2 बॉल मैं आपको दे देता हूं और दोनों को मैंने फेंक दिया, बिल्कुल इक्वल फोर्स है, इक्वल मोमेंटम, सब कुछ मैंने इक्वल दे दिया उनको। तो बताओ कौन सी पहले रुकेगी। तो ये 3 क्वेश्चंस मैं आप लोग को यहाँ पर जब पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा दूंगा तो इनके आंसर खुद आप मेरे को बता सकते हैं कि हाँ जी ये रीजन इसका ये रहा था,
ये फ्लाईव्हील का ये रीजन रहा है और इसके अंदर में कौन पहले रुकेगी और अगर रुक रही है तो क्या रीजन है उसके पीछे, वो भी आप वहां पर फाइंड आउट कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर में 3D जो कोऑर्डिनेट्स थे उनके ऊपर में क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसके लिए मैं आप लोगों को लेके आ रहा हूं। क्वेश्चन गिवन है कि दो बॉडी है जिनका मास है 1 kg एंड 2 kg। दो बॉडीज है मेरे पास में 1 किलो और 2 किलो की, और इसके कोऑर्डिनेट्स अभी मैं 2 डायमेंशनल का यूज कर रहा हूं, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट ही यूज करूंगा। 3 कोऑर्डिनेट होंगे तो भी मैं यूज कर लूंगा इसके अंदर में जो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है। बस एक मेरे को तरीका बताना था कि किस तरह से आपको अप्रोच करनी है। इसके अंदर में आप लोग देखेंगे 1 kg और 2 kg के मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके डायमेंशंस मैं आप लोगों को दे देता हूँ, कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ, सॉरी 1/2, यानी कि 1 kg वाली ऑब्जेक्ट है वो कोऑर्डिनेट 1 2 पर रखी हुई है, और जो दूसरी ऑब्जेक्ट है यानी कि 2 kg वाली है वो रखी है डायमेंशन कोऑर्डिनेट -1 और 3 के ऊपर में। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये मेरे पास में पूरे क्या बना रही होंगे, सिस्टम बना रही होंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बना रही है, यानी कि कहीं ना कहीं मुझे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए क्या निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। भाई सेंटर ऑफ मास डिफाइंड किसके लिए होता है, जो मेरे पास में रिजिड बॉडी होती है, जो मेरे पास में रिजिड बॉडी होती है सेंटर ऑफ मास तो उसी का डिफाइंड होता है ना। अगर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का क्या आप सेंटर ऑफ मास डिफाइन करोगे, वो तो खुद अपने आप में पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और पॉइंट को ही हमें रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, सेंटर ऑफ मास की जरूरत पड़ती है। तो इसके लिए हमें एक रिजिड बॉडी चाहिए या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन की अप्रोच करते हैं, और आप इसको ना वीडियो को पॉज करो, अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया था तो आप मेरे को बताएंगे कि क्या इसका आंसर रहेगा। चलिए मैं अगर इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँ तो इसका सबसे पहले आप लोग एक छोटा सा डायग्राम बना लो। जब भी कोई क्वेश्चन आता है, जब आप एकदम इनिशियल फेज के अंदर में क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं तो उनकी डायमेंशंस बनाना आपको आना चाहिए, उनके डायग्राम्स आप लोग को बनाने आना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं इसके अंदर में यहाँ मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूँ, ये मेरे पास में 0 0 इसका ओरिजिन हो गया, और यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है जो यहाँ पर रखी गई है ये 1 kg का ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है। 1 kg का ऑब्जेक्ट है जिसके डायमेंशन क्या रखे हैं, जिसके डायमेंशन है 1 और 2, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि डायमेंशन हो गए, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा है -1 और 3, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर रखा होगा, इस पोजीशन पर रखा होगा, इस साइड में रखा होगा ये। तो ये मेरे पास में मास 2 है जिसका वेट है 2 kg, और इसके डायमेंशन आप लोग को दिए गए -1 और 3, तो दो ऑब्जेक्ट मेरे पास में रखी हुई है। अब इनका कहीं सेंटर ऑफ मास रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास जो रहने वाला है वो कहीं ना कहीं इन ऑब्जेक्ट्स को अगर मैं लिंकअप करूँ, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मैं लिंकअप करूँ तो यहीं कहीं मेरे पास में लाई करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि दो पॉइंट्स के जो सेंटर ऑफ मास है वो उनके बीच में कहीं लाई करेगा, जो दोनों लाइनें उनको जोड़ेंगी उनके अंदर में लाई कर रहा होगा, बीच में लाई कर रहा होगा। अब मुझे वो पॉइंट निकालना है कि वो इस पूरे 2D डायमेंशन में कहां पर एग्जिस्ट करता है। चलो बात करें अब इसको लेकर। तो अभी आप लोगों ने देखा कि मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट्स हैं और यहां पर दो कोऑर्डिनेट्स मेरे को दिए गए, एक्स कोऑर्डिनेट भी दिया गया है और मेरे पास में वाई कोऑर्डिनेट भी दिया गया है। तो दोनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हुए हम देखेंगे कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरे पास में सेंटर ऑफ मास यहां पर मैं अज्यूम कर लूं, और इस सेंटर ऑफ मास की जो कोऑर्डिनेट है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में यहां पर यूज कर लेता हूं। तो अब इसके सॉल्यूशन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट आप निकालो। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए मैंने तरीका आपको बताया था कि पहला मास यानी कि 1 kg लिया आपने m1 1, और जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ना वो उठाना है आपको। तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है, ये मेरे पास में 1 है, तो इसको आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब दूसरी ऑब्जेक्ट को उठाओ, दूसरी ऑब्जेक्ट का मास कितना 2 kg, और उसका कोऑर्डिनेट कौन सा उठाओगे, एक्स कोऑर्डिनेट ही तो उठाओगे भाई। ये मैंने एक्स कोऑर्डिनेट उठा लिया यानी कि -1 उठा लिया मैंने, और डिवाइड में क्या कर दूंगा, पूरा मेरे पास में 1 प्लस में 2 कर दिया। तो इसको आप जब सोल्व करेंगे तो यू विल गेट -1/3 आप लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ मास जो यहां पर है इसका एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया -1/3, है ना। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत छोटे तरीके से आपने इनको सोल्व कर लिया। अगर आप वेक्टर फॉर्म के थ्रू इनको चले जाते तो वेक्टर फॉर्म के अंदर में इनको सोल्व करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हमें अपने क्वेश्चंस की ये अप्रोच रखनी चाहिए। वाई कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए मुझे कौन सा मास यूज करना है, यहां पर मैं 1 kg वाला मास यूज करूंगा यानी कि m1 यूज करूंगा, और उसका जो y कोऑर्डिनेट है वो यहां पर यूज करेंगे। y यहां पर आ गया 2 प्लस में, यहां पर आपका दूसरा मास यूज करना है 2, और उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया मेरे पास में 3 आ गया, डिवाइडेड बाय कितना मास यूज करूं 1 प्लस में 2 मेरे पास आ गया, और ये कोऑर्डिनेट आप जब सोल्व करेंगे तो 8/3 आपके पास में आ गया। यानी कि इतना छोटा सा, इतना जो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हमें लगता था कि ये 2 कोऑर्डिनेट के अंदर में आ गया, 2D के अंदर में आ गया, 3D के अंदर में आ गया, तो इतनी इजीली आप इनको सोल्व कर पाएंगे। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास में क्या आ गए, यहाँ पर मेरे पास में आ गया -1/3 और दूसरा आ गया 8/3। तो ये कोऑर्डिनेट्स आप लोगों के मिलेंगे, कहीं यहाँ पर मेरे पास में ये आपका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट कर रहा होगा। हम यहाँ पर हमने अज्यूम किया था, जो मैंने येलो कलर से आपको दिखाया, हमने अज्यूम किया था, वहाँ हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर देखा जब इसकी कैलकुलेशंस करी हैं तो हमें पता चला कि -1/3 और 8/3 पर लाई कर रहे हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा कि 2 डायमेंशन के अंदर में कैसे अपने क्वेश्चंस की अप्रोच रखनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 इसके अंदर में आएगा।
देखो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको अपग्रेडेड लेवल पर लेके जा रहा हूं। इसके अंदर में दिया गया है कि फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ 3 पार्टिकल सिस्टम, यानी कि 3 पार्टिकल सिस्टम्स का मेरे पास में जो यहाँ पर आप लोगों को एक 3 पार्टिकल्स का एक सिस्टम दिया गया है और वर्टिसेस के ऊपर में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दी गई है, आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो क्वेश्चन के अंदर में ये गिवन है कि एक मेरे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि उसकी सभी साइड्स इक्वल हैं और जो एंगल है इनके बीच में वो कितना होता है, 60 डिग्री का होता है भाई। ये चीज आपको समझ आती है। इसने कहा है कि 3 पार्टिकल्स हैं वो इसके वर्टिसेस के ऊपर में रखे हुए हैं। अच्छा आगे क्या गिवन है, द मासेस आर 100 ग्राम, 150 ग्राम एंड 200 ग्राम, यानी कि 3 पार्टिकल का सिस्टम है जिसके अंदर में 3 मासेज रखे हैं। एक 100 ग्राम का है, दूसरा मेरे पास में 150 ग्राम का है और तीसरा मेरे पास में 200 ग्राम का। ये क्वेश्चन आपका गिवन है और इसने दिया गया है कि जो ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि जो इस साइड ऑफ द ट्रायंगल है वो यहाँ पर आपको दी गई 0.5 मीटर आप लोगों को दी गई है, 0.5 आप लोगों को दी गई है। और यहाँ पर आप लोगों से ये पूछा गया है कि भाई इसका सेंटर ऑफ मास बताओ। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे तो बड़ा डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अगर आपने सिस्टमेटिक वे से चीज़ों को समझा है कि मेरे पास में अगर सिस्टम आ गया तो मैं जो उसके अंदर में किसी एक पॉइंट को मुझे ओरिजिन मानना पड़ेगा, ओरिजिन मानने के बाद मैं उसके कैलकुलेशन करूँगा, उसके पोजीशन वेक्टर निकालूंगा या उसकी डिस्टेंस निकालूंगा कितनी दूरी पे, या उसके कोऑर्डिनेट्स में निकाल लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है करने को। तो हम इसको वेक्टर फॉर्म से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि मैं इसके कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर लूँ। अब कोऑर्डिनेट क्या यूज़ कर सकता हूँ मैं इसके अंदर में, मैंने कहा कि भाई यहाँ पर लेट सपोज मेरे पास में 100 ग्राम का मास रखा हुआ है जो क्वेश्चन के अंदर में गिवन है, यहाँ पर मेरे पास में 200 ग्राम का मास रखा हुआ है और यहाँ पर मैंने मान लिया 150 ग्राम का जो मास है वो रखा हुआ है। ठीक है जी। अब ये जो डिस्टेंस है इसके बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पर दी गई है 0.5 मीटर आप लोगों को दी गई है, ये डिस्टेंस भी 0.5 मीटर दी गई है, ये डिस्टेंस भी 0.5 मीटर दी गई है। ओके, तो ये अगर मैं ऐसा करूं कि जो मेरे पास में 100 ग्राम है, ये जो 100 ग्राम है इसको मैं अपना ओरिजिन मान लेता हूं। ओरिजिन मानने का मतलब कि ये मेरे पास में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हैं भाई, यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स में यूज कर लूं कि 0 0, क्योंकि 2 डायमेंशनली हम बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशन की यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, तो इस पर्टिकुलर मास के कोऑर्डिनेट मेरे पास में 0 0 हो गए। ओके, अब यहां पर आगे बढ़ेंगे तो यहां से आप जाओगे इस मास के ऊपर में। अगर मैं इसको ये मानूं कि ये मेरे पास में एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास में वाई एक्सिस है, तो ये इस पॉइंट के ऊपर में जैसे मैं पहुंचा तो यहां पर कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसका केवल और केवल इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट यहां पर चेंज नहीं हो रहा क्योंकि कोई भी इसके अंदर में हाइट नहीं आ रही है। तो ये इस पॉइंट का जो वैल्यू रहेगा, यानी इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स रहेंगे जो यहां पर आप लोग को दिख रहे हैं, ये पॉइंट है। आप लोग को ये ध्यान दो कि मैंने ये लाइन ऐसे खींची है, इसको मैं ओरिजिन मान रहा हूं, ओरिजिन मान के मैं ये सीधी लाइन यहां पर लेके जा रहा हूं, तो सीधी लाइन के ऊपर में मेरा केवल एक्स चेंज हो रहा है, वाई चेंज होता है तो पॉइंट कहीं यहां पर लाई कर रहा होता है या फिर यहां कहीं लाई कर रहा होता, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका चेंज नहीं हो रहा है, तो इसकी वैल्यू जो मेरे पास में रहेगी, एक्स कोऑर्डिनेट में मैं कितना चला, जितनी मेरे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल की लेंथ थी उतनी, यानी कि 0.5 में चलाऊं, और वाई कोऑर्डिनेट में कितना चला भाई, मैं 0 चलाऊं, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट उसका चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, अब बात करें मेरे पास में ये तीसरे पॉइंट को लेकर, तीसरे पॉइंट को लेकर हमें थोड़ा सा इसके अंदर में कैलकुलेशन करनी है और थोड़ा सा कोशिश भी रहना है इस क्वेश्चन को यहां से अटेम्प्ट करने के लिए। अब जैसे ही आप इस पॉइंट पर जाएंगे तो आपको पता है कि ये जो पॉइंट रहेगा यहां पर, ये कहीं इसका मिड पॉइंट होता है। अगर यहां से मैं एक बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूं तो ये इसका क्या कहलाता है, मिड पॉइंट कहलाता है। तो ये जो यहां पर पॉइंट रहेगा, यहां पर एक्स एक्सिस की बात करूं तो मैं जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंचा हूं, यहां से मैंने परपेंडिकुलर डाला और परपेंडिकुलर मैंने डाला, तो ये एक्स की वैल्यू जो आ रही है, अगर मैं इसको यहां से भी कैलकुलेट करता चलूं तो ये जो वैल्यू आई है ये मेरे पास में 0.25 एक्स की आ गई है। ठीक है जी। अब वाई की कैसे निकालोगे भाई, y की वैल्यू भी तो चेंज हो रही है ना। देखो ये अगर x एक्सिस है मेरे पास में, ये आपका x एक्सिस है, तो ये तो y की वैल्यू ऊपर की साइड में भी जा रही है, यानी कि उसका एल्टीट्यूड भी तो आ रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए हम अपना यूज करते हैं जो बेसिक आप लोग 8, 9, 10 के अंदर में पढ़ते थे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे। तो मुझे क्या गिवन है, ये कुछ इस तरह की वैल्यूज गिवन है कि ये मेरे पास में जो इसका हाइपोटेन्यूज है, ये इसकी इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक साइड बनी हुई है, दैट इज 0.5 है, और नीचे जो मेरे पास में ये वैल्यू आ गई है, ये कितनी आई है, 0.25 आई है। आई होप आपको 0.25 समझ आ रहा होगा कि क्यों लिया मैंने। भाई पूरी इसकी लेंथ होती है 0.5 और इसका हाफ पॉइंट है जब हम लेते हैं, जहां पर ये इसका पॉइंट बनेगा वो मेरे पास में 0.25 इधर है और 0.25 यहां पर है, तो ये 0.25 हो गई है।
अब आपको ये निकालनी है, यानी कि ये y2 कोऑर्डिनेट आपको निकालना है या फिर y कोऑर्डिनेट आपको निकालना है। तो क्या पाइथागोरस इसके अंदर में नहीं लगा सकते? बिल्कुल हम इसके अंदर में यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। जब आप इसको करेंगे तो आपको पता है कि मेरे पास में क्या आ गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये मेरे पास में बेस हो गया और इसका परपेंडिकुलर हो गया। और इसका फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि जो मेरे पास में हाइपोटेन्यूज होता है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर होता है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इसका हाइपोटेन्यूज की ले लेते हैं स्क्वायर, ये आ गया 0.5 स्क्वायर, बेस को मैं इस साइड में ले आता हूँ, माइनस में 0.25 का स्क्वायर और ये मेरे पास में परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ गया। जब इसको आप सोल्व आउट करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं कि मेरे पास में आ गया 1.4 का स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ, सॉरी यहाँ पर इसको करेंगे तो 1/2 आता है और ये मेरे पास में 1/4 आ जाएगा। यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो 1/16 आ जाएगा और इस पूरे का रूट आ जाएगा, क्योंकि मुझे निकालनी है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर स्क्वायर नहीं निकालना है, परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, यानी उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालनी, कितनी लेंथ होगी उसकी। तो यहाँ पर आप इसको पूरे को सोल्व करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर √3/4, यानी कि कहीं ना कहीं 0.43 इसको पूरा सोल्व करेंगे। मैथमेटिक्स के अंदर में जब आप इसको वैल्यूज आपके एग्जाम के अंदर में गिवन होती है, कैलकुलेटर आप लोगों को अगर प्रोवाइड होते हैं तो वहां से आप इनकी वैल्यूज को इजीली फाइंड कर सकते हैं। 0.43 होना चाहिए। मेन है कि आपको क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आनी चाहिए, कैसे आपके क्वेश्चन की अप्रोच रखनी है। तो इसका दूसरा कोऑर्डिनेट मेरे पास में 0.43 आ गया। अब क्या सोल्व नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल सोल्व कर पाएंगे भाई। मुझे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट मेरे पास में क्या आ जाएगा, जहां पर आप देखेंगे 3 मास मेरे पास में आ गए। तो पहले मास की कैलकुलेशन करूं तो 100 मास मेरे पास में 100 ग्राम है और उसका जो ओरिजिन पे वैल्यू थी, यानी कि उसकी वैल्यू मेरे पास में एक्स की 0 आ गई है। दूसरे मास की बात करूं तो 200 ग्राम मेरे पास में मास है और इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0.5 है। ये 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं तीसरे मास की बात करूं तो तीसरे मास का 150 है, यानी 150 है और इसका जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट है, वो कितना आ गया, 0.25 आ गया। ठीक है, और नीचे आप इसके मास को करेंगे m1 प्लस में m2 प्लस में m3। इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास में जो आंसर निकल के आएगा, आप इसको सोल्व करना। मैं आंसर आप लोग को बता देता हूँ, 0.3 इसका रहेगा। उसी तरह से मैं जब इसके सेंटर ऑफ मास y कोऑर्डिनेट्स की बात करता हूँ तो y कोऑर्डिनेट के लिए आप क्या यूज करेंगे, इसके y जो वैल्यू आ रही है उनकी यूज करेंगे। तो पहले के लिए मेरे पास में 0 0 हो गया, प्लस में दूसरे मास के लिए मैं क्या यूज करूँ, 200 के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका भी कोऑर्डिनेट मेरे पास में क्या है, 0 है, ये 0 आ गई y की वैल्यू। प्लस में 150 के लिए मेरे यहाँ पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आई है, 0.43 आई है। तो 0.43 आप रखेंगे और नीचे जब आप देखेंगे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, मास 1 मास 2 प्लस में मास 3, यानी कि 100 200 और 150, इन तीनों का सम अप कर देंगे तो यहाँ से आपके पास में जो वैल्यू निकल के आएगी उसका आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ, 0.14 आएगी। यानी कि यहाँ पर मेरे पास में जो सेंटर ऑफ मास है इसका कहीं लाई कर रहा होगा और जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0.3 है, यानी कि कहीं है मेरे पास में 0.3। अगर मैं चलूँ तो यहाँ कहीं 0.3 आएगा इस पॉइंट पर और y कोऑर्डिनेट मुझे 0.14 जाना है। तो 0.14 यानी कि मुझे ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो ये मेरे पास में इसका क्या आ गया, सेंटर ऑफ मास आ गया। अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू है, यानी उसके पोजीशन वेक्टर है, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सेंटर मास आपका निकल के आ गया इस पूरे सिस्टम का, यानी कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके अंदर में जो वैल्यूज आएंगे सेंटर ऑफ मास की 0.3 और 0.14 आई है और इसका जो वैल्यू है, यानी कि जो उसके सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आएगी वो आप इजीली निकाल पा रहे हैं, 0.3 एंड 0.14। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ही लाई यहाँ पर कर रहा है। अब देखो आप ये कह सकते हैं कि जो मेरे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल आई है उसका सेंटर ऑफ मास बीच में लाई कर रहा है, नहीं कर रहा भाई। ठीक है, तो ये कहीं अलग पॉइंट के ऊपर में मेरे पास में लाई कर रहा है। तो आप सेंटर ऑफ मास का मतलब ये होता है कि उसके अंदर में कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर मेरे पास में सेंटर ऑफ मास, यानी कि पूरी बॉडी का मास वहां पर एग्जिस्ट करता है। हम ये मान सकते हैं कि पूरे सेंटर ऑफ मास वहीं पर कंसंट्रेटेड है और वहीं से हम सारी कैलकुलेशन अपने पॉइंट मास मान के उस पूरी ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं। तो आपको ये इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अप्रोच बहुत ही सुंदर होनी है, आपको पूरे सोचने के दायरे खोल देगा भैया आप लोगों के। तो फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पर आप देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अब इसको हम प्लेन के अंदर में इसको डालने की कोशिश करते हैं। देखिए मेरे पास में एक लेमिना है, लेमिना का मतलब एक जो कुछ हम बात करेंगे एक प्लेन टाइप में, एक लेमिनेशन कुछ टाइप में है। तो यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास में कुछ ये बना हुआ है, एल शेप का एक लेमिना बना हुआ है। ये मेरे पास में एल शेप का लेमिना बना हुआ है, ये मेरे पास में शेप इसकी एल टाइप बनी हुई है। और यहाँ से आप देखें, ये थोड़ा सा और मैं दिखा देता हूँ इसको, यहाँ कंप्लीट थोड़ा सा बन नहीं पाया, चलो कोई नहीं। यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ इसको, एक लेमिना बना हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर दिए गए हैं आपको कि ये ओरिजिन है मेरे पास में 0, ये वैल्यू यहाँ पर आप लोग को दी गई है 1 और ये वैल्यू जो है वो दी गई है 2 और यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो 1 है और यहाँ पर भी 2 है। और ये जो जितना मैंने सॉलिड से रिप्रेजेंट किया केवल आप लोग को ये गिवन है,
जो आपको ब्लू कलर के अंदर में दिख रहा होगा, स्काई ब्लू कलर के अंदर में, वही केवल आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर में गिवन है। चलो कंफ्यूज नहीं करता हूँ, थोड़ा सा आपको यहाँ से मैं इसको हटा देते हैं, ये हटा दिया है। आपको क्वेश्चन के अंदर में केवल ये गिवन है भाई, केवल ये गिवन है। अब इसका आपको सेंटर ऑफ मास निकाल के दिखाना है। इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे आप लोग? कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं इसके अंदर में। जब तक हम इस पूरी ऑब्जेक्ट को, हमारे पास में जो फॉर्मूलाज हैं जैसे m1r1 प्लस में m2 r2 इस तरह के क्वेश्चंस हैं, या फिर x कोऑर्डिनेट के अंदर में निकालते हैं, नीचे m1 प्लस में m2 आता है, x के निकालने के लिए m1 x1 प्लस में x2 सोन, और नीचे हम उसके मास जितने भी हैं उनको सम अप कर देते हैं, y निकालने के लिए सब कर लेते हैं। तो इन सब की क्वेश्चंस की अप्रोच रहती क्या थी मेरे पास में, पहले तो ये चीज़ समझो। अब ये मेरे पास में इस क्वेश्चन के अंदर में गिवन है कि इसका पूरा मास है 3 kg, पूरी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 3 kg आप लोग को दिया गया है। तो हमें इसके अंदर में जो हमारी क्वेश्चंस की अप्रोच होती थी, ये सब समझते थे हम, तो होती बेशक हमारे पास में एक बड़ी सारी ऑब्जेक्ट थी, लेकिन हम उसका एक छोटा सा पॉइंट मास मान के उसको यूज किया करते थे। जब मैंने कहा कि 2 ऑब्जेक्ट का सिस्टम है मेरे पास में, तब भी आप क्या मानते थे, इसका सेंटर ऑफ मास मान लेते थे, यानी कि उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते थे और बोलते थे कि 1 kg है या 2 kg। जैसे मैंने हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम के बीच में भी किया था, तो आपने उनके मासेस को डायरेक्टली यहाँ पर कर दिया। अब इसके अंदर में पूरा मास जो है लेमिना के अंदर में, यानी पूरे स्पेस के अंदर में फैला हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने की आपको जो अप्रोच ध्यान रखनी है, यानी कि दायरा जो बढ़ाना है सोचने का, वो ये मानना है कि इसको मैं पूरा अपनी ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिकल इसको कट आउट कर लूं, यानी कि सिमेट्रिकल इसको मैं डिवाइड कर दूं। तो यहां पर हम ये कर सकते हैं, जो मैं डॉटेड लगा रहा हूं, तो ये मैं इसको 4 हिस्सों में बांट सकता हूं। ऊपर वाला मेरे पास में ब्लैंक है, यानी यहां पर तो कोई मास है नहीं इसका तो हम यूज भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो, ये पूरा मास था और इसको यूनिफॉर्मली हमने बोला है कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि हमने इसको सिमेट्रिकल तरीके से बात करें तो जितने भी ब्लॉक मैंने बनाए हैं उसका मैं मास मान सकता हूं कि इसका मेरे पास में 1 kg हो गया, इसका मास मेरे पास में 1 kg हो गया, और इसका मास मेरे पास में 1 kg हो गया। 3 ब्लॉक बने, ब्लॉक नंबर 1, ब्लॉक नंबर 2 और ब्लॉक नंबर 3 यहां पर मेरे पास में बना है नहीं, लेकिन हम ये मान रहे हैं कि ये मास जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और सिमेट्रिकली हमने उसको काट लिया। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि इक्वल टुकड़ों में, जैसे आपने घरों के अंदर में ईंट मकान बनाते हैं तो उस टाइम पे ईंटें देखी ना, सबका एक सा शेप होता है और सबका वजन भी लगभग बराबर होता है, अगर आइडियल कंडीशन की हम बात करते हैं तो वही चीज यहां पर भी यूज करी गई है कि यहाँ पर मेरे पास में सभी का मास क्या हो गया, इक्वल हो गया है। अगर इक्वल हो गया है तो मेरे लिए ये चीज़ें हैं बहुत ईजी हो गई हैं अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना। क्यों हो गया? क्योंकि हम अब क्या मान सकते हैं कि ये मेरे पास में 3 टुकड़े रखे हुए हैं, ये मेरे पास में 3 टुकड़े रखे हुए हैं, एक ये में हो गया मेरे पास में, एक मेरे पास में ये हो गया और एक मेरे पास में ये हो गया, यानी कि 3 ऑब्जेक्ट मेरे पास में रखी हुई हैं और इनके मास हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कहानी को बात करूँ तो ये मेरे पास में अब 3 ऑब्जेक्ट, आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको बाहर निकाला मैंने क्योंकि हमने उसको क्या मान लिया, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट या पॉइंट मास के रूप में मान सकते हैं। इस पूरी ऑब्जेक्ट का कहीं सेंटर ऑफ मास होगा, सिमेट्रिक है तो इसका बीच में मिलेगा, क्योंकि मैंने कहानी बताई थी आपको कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक होते हैं, जब थ्योरी पोर्शन पढ़ा था, सिमेट्रिक होती है तो हमेशा उसका सेंटर जो है, सेंटर ऑफ मास है, वो कहाँ पर लाई करता है, उसके सेंटर ऑफ जो मेरे पास में बिल्कुल मिड होता है उसके अंदर में लाई कर रहा होता है, यानी कि उसके जो डायगोनल्स है वो जहाँ पर कट करेंगे वहाँ पर उसका सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा हो। तो स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर के अंदर में मास जो है सेंटर ऑफ मास है हमेशा कहाँ लाई करेगा, उसके सेंटर के अंदर में लाई कर रहा होगा, या फिर उसके जो डायगोनल्स है वो जहाँ पर मीट करेंगे वहाँ पर लाई कर रहा होगा। तो इसको मैं मान लूँ ये मेरे पास में 1 kg है, ये मास मेरे पास में 1 kg है, ये मेरे पास में 1 kg है। तो हमारे लिए इसकी अब क्या कैलकुलेशन रह गई है, इस मास को अब मुझे क्या मान लेना है, इसका ओरिजिन मान लेना है। हमारी अप्रोच तो ये होती है ना, जब सिस्टम का अंदर में ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाते हैं तो हम इसको किसी भी एक मास को ओरिजिन मान लेते हैं। तो ये 0 0 हो गया। अच्छा, अब जो दूसरा मास था, यानी कि यहाँ पर ये मेरे पास में, इसको मैं मान लेता हूँ m1, ये मेरे पास में m2 और ये m3 है। तो मास नंबर 2 यानी कि इसकी मेरे पास में पोजिशन निकालो। तो आप चलेंगे इसके अंदर में, तो यहाँ से इस पॉइंट तक गए तो कितना आपको चेंज करना पड़ा। ये मेरे पास में अगर मैं कोऑर्डिनेट्स कुछ इस तरह के मान रहा हूँ, ये x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, तो मुझे इस डायरेक्शन में कितना जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको चलना पड़ रहा है भाई कितना, यहाँ से मेरे पास में इसकी पोजीशन थी कितनी, ये अगर ऑब्जेक्ट मेरे पास में सेंटर में आएगा तो 0.5, ये 1, और यहाँ पर आप जाएंगे तो 1.5 हो गया। तो ये जो पोजीशन है इस 1 kg की 1.5 आई है। अब आपको ये समझ आ रहा होगा कि 1.5 क्यों लिया, क्योंकि भाई मेरे पास में ओरिजिन पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ पर इसको अज्यूम किया हुआ है। तो ओरिजिन मेरे पास में ये 0 0 का गिवन आपके क्वेश्चन के अंदर में, ये 0 0 आपको गिवन है। तो जैसे ये सेंटर पे जाओगे तो 0.5 हो गया, आगे चलोगे तो ये 1 हो गया, यहाँ पर पहुंचोगे तो 1.5 हो गया। तो 3 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर आपके पास में आ गए। तो 1.5 इसका एक्स एक्सिस है, और वाई एक्सिस के अंदर में कितना चला भाई, ये वाई एक्सिस के अंदर में आप जा रहे हैं तो ये देखो ऊपर की साइड में कितना है मेरे पास में, जो इसका
इसका मास है वो 0.5 हाइट के ऊपर में रखा हुआ है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1.5 आ गया और 0.5 आ गया। अच्छा जी, ये मेरे पास में सॉरी, इसका यहाँ पर मैंने कोऑर्डिनेट थोड़े से इसके अंदर में चेंज गलत डाल दिया, ये वाला यहाँ पर ये नहीं आएगा। ओके, तो यहां पर क्या आएगा, देखो जब मैं इसके अंदर में चला हूं तो ये मैं इस एक्सिस के ऊपर में कितना चला, 0.5, यानी इस पॉइंट का जो मेरे पास में 1 kg का बना हुआ है, इसका पहला कोऑर्डिनेट 0.5 आया और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या जाएगा इसके अंदर में, ऊपर भी जा रहा है ना ये, तो ऊपर जा रहा है तो 0.5 ऊपर वाले का आ गया, यानी कि x मेरा 0.5 और y भी मेरे पास में 0.5 आ गया। ठीक उसी तरह से जब मैं M3 की तरफ जा रहा हूं तो M3 के लिए मुझे कहां से जाना पड़ेगा, इस ओरिजिन से जाना पड़ेगा और यहां पर कहीं मैं इसको जाके रुक जाऊंगा। तो जहां पर मेरे पास में 1 हो गया है, ये मेरे पास में 1.5 हो गया, तो y कोऑर्डिनेट मेरे पास में कितना है, 1.5 हो गया। इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 1.5 हो गया और x कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0.5 के ऊपर जा रहा हूं बिल्कुल मैं, तो 0.5 कोऑर्डिनेट इसका ये हो गया। कोऑर्डिनेट समझना बहुत जरूरी है इसके अंदर में। फिर से मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं पहले बात कर रहा हूं आप लोगों से, इसके अंदर में जो कोऑर्डिनेट्स हैं, दोबारा से इसको कवर करने की कोशिश करता हूं। ये मैंने आप लोगों को कहा, ये मेरे पास में एक लेमिना बना हुआ है, यहां पर मेरे पास में ये टुकड़े हो गए इसके 1, 2 और 3। ये मेरे पास में ओरिजिन है 0, 0, यहाँ कहीं मेरे पास में 0.5 है, ये 1 है और ये मेरे पास में 1.5 वैल्यू है। ये मेरे पास में 0.5 है, ये 1 है और ये 1.5 है और ये 2 है। तो कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इनके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड आउट करें। कोऑर्डिनेट फाइंड किए तो इस पॉइंट के मेरे पास में कितना आया, 0.5 आया और मेरे पास 1.5 इसका y कोऑर्डिनेट आया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये मेरे पास में क्या गया, 0.5 x कोऑर्डिनेट और 0.5 ही इसका y कोऑर्डिनेट। क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स मेरे को समझ में आ गए तो मुझे डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करना है, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, सिंपल हो जाएगा मेरे लिए कैलकुलेशंस। और यहाँ पर आप जब जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर में तो यहाँ पर आपको क्या मिला, 1.5 इसका y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और 0.5 इसका y कोऑर्डिनेट मिल गया। अब कुछ नहीं बचा आपके क्वेश्चन के अंदर में इसके वैल्यूज को पुट करना है। मैं आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि इसके x सेंटर ऑफ मास की जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.83 आएगी और y सेंटर ऑफ मास की वैल्यू जो मेरे पास में आएगी वो भी 0.83 यहां पर आएगी। यानी इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो 0.83 और 0.83 पर ही लाई कर रहा होगा। यानी कि इस फिगर के अंदर में मैं दिखाने की कोशिश करूं तो आपका सेंटर ऑफ मास है वो कहीं यहां पर लाई कर रहा होगा, इस पोजीशन के ऊपर में लाई कर रहा होगा। तो ये सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आप लोग इसके अंदर में निकाल पाएंगे। कैलकुलेशन करेंगे, सिंपल फॉर्मूला रखना यही कि पहले x के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये 1 kg, ये 1 kg और ये 1 kg, इनके सबके को x कोऑर्डिनेट उठाओ, 1 इंटू 0.5, 0.5 इंटू 1, 1 इंटू 1.5, ये आपके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी। y कोऑर्डिनेट के अंदर में क्या करेंगे, m1 y1 यूज करेंगे। तो m1 जो मेरे पास में मास 1 और उसका y कोऑर्डिनेट, उसी तरह से m2 उसका y कोऑर्डिनेट, m3 उसका y कोऑर्डिनेट, इन सब का सम अप करेंगे और यहाँ पर वैल्यूज को रखेंगे और आपके पास में इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। इसके एग्जांपल्स जो आंसर आएंगे वो मैंने लिख दिए, एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास 0.83 आप लोगों को मिलने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सा इसके अंदर में ट्रिकी यूज किया गया है। उसके अंदर कहा गया है कि 3 स्टील की जो बॉल्स हैं, 3 स्टील बॉल्स हैं, उनको उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को टच करते हुए रख दी गई है। यानी कि एक दूसरे के ऊपर में ऐसे रखा गया कि एक दूसरे को टच कर रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये मेरे पास में एक स्टील बॉल है, ये दूसरी स्टील बॉल है, एक दूसरे को टच कर रही है। यहाँ पर नहीं हो पाया, कोई नहीं, इसको यहाँ पर टच करवा देते हैं भाई, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये आपस में टच कर रही हैं, सारी जितनी भी हैं एक दूसरे के साथ में टच कर रही हैं। ये इनके सेंटर हो गए, ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका सेंटर हो गया, जो हमने स्टील बॉल लिए उनका। और ये जो रेडियस है इसका वो गिवन आप लोगों को r गिवन है, यानी कि ये मेरे पास में r गिवन है और सारी की सारी जितनी भी बॉल हैं वो सिमेट्रिकल बॉल हैं, यानी कि सबका रेडियस मेरे पास में r गिवन है आपके क्वेश्चन के अंदर में। तो ये भी वैल्यू मेरे पास में r है, इनके रेडियस जो है वो रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉल्स वो r आपको दिए गए हैं। अच्छा जी, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर में, और सभी का मासेज हम यहाँ पर गिवन है वो 1 kg दिया हुआ है, इसका भी 1 kg है, यहाँ पर भी 1 kg है और इस बॉल का भी 1 kg आप लोग को दिया गया है। और पूछा गया कि इसका सेंटर ऑफ मास आप निकाल के बताओ भाई। जब हम इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो हमें इसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं वो निकालने की जरूरत पड़ेगी। कोऑर्डिनेट मुझे किसी का पता नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, r, एक मिनट, हाँ, यहां से यहां तक की दूरी r और यहां से यहां तक की दूरी ये भी r। तो ये टोटल जो लेंथ है, ये मेरे पास में टोटल लेंथ है, ये कितनी बन गई है भाई, ये मेरे पास में बन गई है 2r लेंथ मेरे पास बन गई है। ओके, यहां से यहां तक जाएंगे तो भी ये लेंथ कितनी बन गई है, ये लेंथ भी मेरे पास में 2r बन गई है। ये लेंथ आप देखेंगे तो ये लेंथ भी मेरे पास में क्या बन गई है, ये 2
आर बन गई है। तो अब आप इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, जो हमने बिल्कुल वही इक्विलेटर ट्रायंगल वाला सिस्टम हमने यूज किया था वही यहाँ पर मेरे पास में बन गई है। तो इक्विलेटर ट्रायंगल के अंदर में अब इसके कोऑर्डिनेट्स आप यूज करेंगे। तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर जो ऊपर इसका मैं बात करूँ तो एक कोऑर्डिनेट आपका इसका r√3r आएगा, आप फाइंड आउट करेंगे। किसी भी एक पॉइंट को अपना ओरिजिन मान लेना, यानी कि इस पॉइंट को अगर ओरिजिन मानो तो इसको मान लो, नीचे वाले को मानो तो नीचे वाले को, जिसको भी आपको ओरिजिन मानना है वहां से आप इसकी कैलकुलेशन करना। यहाँ से आप चलोगे तो ये आपका 2r हो जाएगा इसका ओरिजिन का, और दूसरा आप लोग इसके अंदर में इसको ओरिजिन माना 0 0, और तीसरा जो पॉइंट आएगा 2r0। ये आपके कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। तो इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करते आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना, चाहे किसी को भी आप अपना r मान लेना, किसी को भी आप अपना जो ओरिजिन है वो यहाँ पर अज्यूम करके अपने क्वेश्चन को अप्रोच करने की कोशिश करना। और जब आपको ये मिलेगा तो आप पाएंगे कि जो आपके पास में आंसर आएगा वो इन तीनों के जो मीडियंस होते हैं, इन तीनों के जो मीडियंस हैं जहां पर ये लाई करेंगे, ये लाई करेंगे जिस भी मीडियन के ऊपर में जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे, वही इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हो जाएगी। ठीक है, मैं ज़्यादा इसके अंदर में और चीज़ें बताई नहीं है, क्योंकि आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास पूछा जाता है इसके अंदर में। और ये एक शॉर्ट ट्रिक की तरह भी यूज कर सकते हैं आप लोग, कि जब भी स्टील बॉल्स हैं या फिर कोई भी स्पेरिकल बॉल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को टच करते हुए एक दूसरे को टच कर रही है, तब उनका पूरा जो सिस्टम बन गया, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बन गया, तब उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो पाएंगे कि जो भी इनके मीडियंस है वो जहाँ पर भी इंटरसेक्शन हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वहीं पर इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं कहूँ कि ये आपके पूरे क्वेश्चंस की यानी कि एक आइडियल क्वेश्चन आप मान सकते हैं सेंटर ऑफ मास को लेकर। और ये क्वेश्चन आप लोगों को गिवन है, इसके अंदर में दिया गया है फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर, यानी कि एक डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है। डिस्क का मतलब क्या होता है, एक तो होता है रिंग, रिंग का मतलब बीच में होलो पार्ट होता है, और डिस्क का मतलब होता है कि ये पूरा पार्ट है ना जो भरा हुआ है, यानी कि मेटेलिक है पूरा और इसके अंदर में भरा हुआ है, ये मेरे पास में पूरी इसको पोल को भरा हुआ है। ठीक है, ये मेरे पास में डिस्क हो गया। क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलना भाई मेरे साथ में। ये डिस्क मेरे को गिवन है, रिंग नहीं गिवन है। इसके अंदर से क्या कहा गया कि इसका रेडियस जो है वो आप लोग को आर गिवन है, यानी कि जो रेडियस इस ऑब्जेक्ट का है, इस बॉडी का है, वो आर आप लोग को गिवन है। ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r/6, ये कह रहा है कि इस पूरे डिस्क में से एक r/6 रेडियस की डिस्क जो है वो कट करी जाती है, उसको कट किया जाता है। कहां से, इसमें से, इस पूरे हिस्से में से, यहां से कहीं उसको कट कर लिया जाता है। और दूसरा बताया कि उसका जो दूसरी डिस्क बनेगी उसका सेंटर कहां पर है, ये भी इस क्वेश्चन के अंदर में गिवन है। हैविंग सेंटर एट r/2, यानी कि r/2 पर उसका सेंटर है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, यानी कि जो डिस्क का सेंटर है वहां से r/2 डिस्टेंस पर मैं जाऊंगा तो यहां पर कहीं उसका सेंटर होगा और वहां से मैंने डिस्क को कट कर लिया। इस अच्छे से इसकी फिगर को बनाएंगे। तो अब पूछा है कि बताओ जो रिमेनिंग पार्ट है, क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि जो रिमेनिंग पार्ट है उसका आपको सेंटर ऑफ मास निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैं कहूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन कर लेते हो तो समझ लो कि आपका सेंटर ऑफ मास जो है पूरा क्लियर हो चुका है। समझना, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपने एक मेरे साथ में कहानी पढ़ी थी कि एक तराजू है और यहां पर मेरे पास में मैं इसको तोलना चाह रहा हूं या फिर मैं इक्वल करना चाह रहा हूं। तो आप कहीं भी एक शॉपकीपर के पास में जाते हैं तो आपने कहा कि भाई 1 किलो मेरे को एप्पल दे दो, बनाना दे दो, जो भी आप लोग मांगने जा रहे हैं, चीनी दे दो, जो भी मांग रहे हैं। तो क्या करता है 1 kg इस साइड में रखता है और 1 kg ही मेरे पास में इस साइड में रखता है। जब तक ये बैलेंस नहीं हो जाता, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे नहीं हो जाता, तब तक वो कहता है कि भाई अभी कम है और डालो और डालो और डालता चला जाता है। 1 kg पे आते मैं देखता हूँ कि मेरे पास में क्या हो गई है, बैलेंसिंग हो गई है। तो आप जब बैलेंसिंग होती है तो आपने कहा था कि जो मेरे पास में सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं यहाँ पर इस पॉइंट पर होगा जहाँ पर हमने बैलेंसिंग करी है। और जब बैलेंसिंग होती है तो वहाँ पर मोमेंट आप लोगों ने देखा था कि मास का जो इफेक्ट है, मोमेंट का मतलब जो मास का इफेक्ट है वो m1 r1, यानी कि ये डिस्टेंस r1 मानू, ये डिस्टेंस r2 मानू, तो जितना मोमेंट ये मेरे पास में होगा उतना ही मोमेंट मेरे पास में इतना होगा, यानी कि मेरे पास में m2 r2 होगा। इसका कंसेप्ट समझा रहा हूं जो इस क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ेगा अपने को। तो अगर मेरे पास में दोनों तरफ में मोमेंट सेम हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि मेरे पास में जो मास है दोनों साइड में क्या हो गए, इक्वल हो गए, और हम उसका सेंटर ऑफ मास जो बीच में इसके अंदर में लाई कर रहा होगा। और इसी कंडीशन को यहाँ पर हम यूज करते हुए चलेंगे। तो इसके अंदर में आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ और अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, इस रिंग को कैसे बनाया जाएगा, इस डिस्क को कैसे बनाया जाएगा और कहाँ से क्या रिमूव किया जाएगा। तो मैं बड़ा सा इसका एक इमेज बना देता हूँ, पिक्चर बना देता हूँ। ये मेरे पास में एक सर्कुलर डिस्क बनी हुई है भाई, दिस इज सर्कुलर डिस्क।
और यहाँ पर मेरे पास में इसका ये डायमीटर हो गया, यहाँ कहीं इसका सेंटर है, ओ सेंटर इसको मैं मान लेता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट को लेकर मैं चलूँ तो अब इसके अंदर में बोला गया कि यहाँ से r/2 पर जाओ, यानी कि ये मेरे पास में अगर ये टोटल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की अगर ये मेरे पास में r है तो ये डिस्टेंस मेरे पास में r/2 है, r/2 है। ओके, अब यहाँ पर कह रहा है कि इस r/2 को यहाँ इस पॉइंट पर सेंटर मानो और यहाँ से एक r/6 रेडियस का एक डिस्क बना दो, यानी कि मैंने ये डिस्क बनाई और ये डिस्क कुछ इस तरह की बन गई है, ये मेरे पास में डिस्क बन गई है। ठीक है, इसका रेडियस कितना हो गया भाई, इसका रेडियस मेरे पास में हो गया ये r/6 हो गया। क्वेश्चन को समझते हुए चलो, मैंने कहा कि एक मेरे पास में डिस्क है जिसका रेडियस है r इधर है, r ही इधर होगा, ये मैंने नीचे भी रिप्रेजेंट किया। अब उसके अंदर से r/6 रेडियस की एक डिस्क कट करनी है जिसका सेंटर r/2 पे होगा, यानी कि पहले तो मैं r/2 पर जाऊंगा, मैं r/2 पर पहुंचा, ये पॉइंट मैंने मान लिया, r/2 पर मैंने अपने प्रकार को रखा और यहां से मैंने उसकी डिस्क का फॉर्मेशन कर दिया जिसका रेडियस r/6 होगा। ठीक, चलो मान लो जैसे मेरे पास में मान लो 12 उसका रेडियस था, 12 रेडियस है, तो मैं 6 पर गया, यानी कि ये डिस्टेंस में मान लेता हूँ 6 पर गया और वहां से मैंने क्या किया r/6 यानी कि 1/6/6 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर उतने डिस्टेंस का मैंने उसके अंदर में एक सर्किल बना दिया, यानी कि डिस्क वहां से कटआउट कर लिया। तो ये डिस्क मैंने कटआउट कर लिया है। अब उसके अंदर में पूछा गया कि सेंटर ऑफ मास बताओ, तो कहीं ना कहीं अगर ये मेरे पास में सिस्टम जो है तो मैं ये मान सकता हूं कि ये पूरी ऑब्जेक्ट जो मेरे पास में इसका मास मैं m1 मान लूं और दूसरी जो मास ऑब्जेक्ट है मेरे पास में इसका मास मैं मान लूं m2। जब इसको मैं कट करके बाहर निकाल लूंगा, जब ये कट हो जाएगी तो यहां पर क्या रह जाएगा, खाली होलो पार्ट रह जाएगा ना। अब उस होलो पार्ट को निकलने के बाद में ये पूछ रहा है कि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहने वाला है। चलो अब देखते हैं इसके अंदर में कि मेरे पास क्या अप्रोच होगी। तो आपने पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर में ये देखा था कि जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं तो बैलेंसिंग करने के लिए मुझे यहाँ पर इसकी पोजीशन मुझे निकालनी है, मान लो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। तो ये m1 है, ये मेरे पास में m2 है, ये अगर मैं x डिस्टेंस मान लेता हूँ इस पर्टिकुलर मास की ओरिजिन से और इसकी मैं r मान लेता हूँ या फिर जो भी मेरे पास में गिवन है वो मान लेता हूँ, r/2 यहाँ पर गिवन है। तो कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने कहा था कि m1x इक्वल टू m2 r/2 आप इसका यूज कर सकते हैं अगर ये डिस्टेंस में r/2 मान रहा हूं, क्योंकि ये मेरे पास में सेंटर टू सेंटर हम इसका लेके चलते हैं ना, क्योंकि दूसरी ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कहाँ पर है, हमने जो पीछे मैंने बताया था कि पूरी ऑब्जेक्ट को आपको एक सेंटर ऑफ मास मान लेना है, यानी कि एक मेरे को छोटी ऑब्जेक्ट मान लेना है, एक पॉइंट मास मान लेना है। और हम पॉइंट मास ये मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस पॉइंट की दूरी x पॉइंट पर है, x दूरी पर है ये जो m1 है जिसका सेंटर ऑफ मास कहीं लाई कर रहा होगा, और ये दूसरी ऑब्जेक्ट है जिसका मेरे पास में r/2 है, क्योंकि इसका सेंटर मेरे को गिवन है कि यहाँ से r/2 की दूरी पर इसको आपको कट आउट करना है। तो इसको मोमेंट ऑफ जो मेरे पास में मास है उसका कंसेप्ट मैंने लगाया कि अगर मुझे बैलेंसिंग करनी है तो बैलेंसिंग करने के लिए जो लेफ्ट साइड में मोमेंट है वही उसका राइट साइड में मोमेंट होना चाहिए। तो m1x मैंने कोई डिस्टेंस मान लिए और m2 r2 ये हमने यूज किया। तो x निकालने के लिए मैं यहां पर ये कर सकता हूं कि m2 डिवाइडेड बाई m1 इंटू में r/2 ये यूज कर सकता हूं मैं, बिल्कुल। अब देखो यहां पर मास तो मेरे को गिवन है नहीं, तो मैं क्या कंसेप्ट इसके अंदर में यूज कर सकता हूं। अब मुझे ये पता है कि मेरे पास में जो ऑब्जेक्ट बनी हुई है वो सेम मास से बनी हुई है। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं और उसका आंसर मेरे को बताना। मान लो मेरे पास में एक बड़ी सारी ऑब्जेक्ट है, सिमेट्रिकल है, इक्वली उसके अंदर में सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैंने कहा कि ये मास मेरे पास में दो हिस्सों में बांट दिया मैंने, m1 और m2। तो आप बताओ कि इसका रेशो मेरे पास में क्या आएगा। तो आपने कहा जी इसका हाफ पार्ट ही हो गया, आधा मास इधर चला गया, तो m2 डिवाइडेड बाई m1, और आपने कहा जी इनका रेशो मेरे पास में 1:1 आ गया। ठीक है, अब मैं कहूँ कि भाई मेरे को ये बताओ, इसके मैंने 3 टुकड़े कर दिए या 4 टुकड़े कर दिए मैंने, 1 2 3 4। तो आपने कहा जी इसका पूरा मास है वो 1/4 1/4 1/4 1/4 के अंदर में चला गया। तो मैं कहूँ कि भाई इनके मासेस का मेरे को रेशो बताओ। अगर मैं कहूँ कि 3 ऑब्जेक्ट एक तरफ और 1 ऑब्जेक्ट एक तरफ, तो मास में अगर दूसरे को मानूँ 1/4 और बाकी जो बच गए उनका रेशो आया 3/4, तो मेरे पास में क्या आएगा 1/3 उनका रेशो आ गया कि इसका मास एक में 1 किलो अगर मैं मानूं, तो टोटल मेरे पास में ऑब्जेक्ट का जो मास था वो 4 kg था। इस पॉइंट को अच्छे से समझना जो यहाँ पर मैं यूज करवाना चाह रहा हूँ। इस पूरी ऑब्जेक्ट का मास मैंने मान लिया 4 kg है। 4 kg को मैंने डिवाइड कर दिया 4 हिस्सों में। तो मैंने कहा कि बताओ मेरे पास में इसका मास और इसके मास का रेशो क्या रहेगा। तो आपने कहा जी मेरे पास में अगर मैं इसको देखता हूं तो 1/3 का रेशो आ रहा है। अब यहां पर मेरे पास में जो
मास जो है वो मैं यहाँ पर निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर में गिवन नहीं है। मास निकालने का तरीका मेरे पास में क्या होगा, मैं इसकी डेंसिटी का यूज़ करूँ, मैं इसके वॉल्यूम का यूज़ करूँ और मैं इसके मास का यूज़ करूँ। तो मेरी मेन कोशिश यहाँ पर ये है कि मैं इसकी डेंसिटी का यूज़ ना करके लेके आऊँ, ना इसके वॉल्यूम का यूज़ करूँ, क्योंकि वहाँ पर मैं अगर घुस गया तो इसके अंदर में मेरे क्वेश्चन का जो सोल्व करने का जो शॉर्ट ट्रिक मुझे बनाने का वो बहुत टाइम लग जाएगा, यानी कि उन क्वेश्चंस को मैं जितना टाइम मेरे को स्टिपुलेटेड टाइम है उसके अंदर में मैं कम कर नहीं पाऊंगा। तो मुझे क्या अप्रोच करनी पड़ेगी इसके अंदर में कि हमें ये कंसेप्ट पता है, ये मेरे पास में कंसेप्ट पता है कि मोमेंट ऑफ मास होता है, वो ये कहता है कि जहां पर भी आप बैलेंस करोगे ना, हो सकता है वो सेंटर ऑफ मास यहां लाई करे, हो सकता है सेंटर ऑफ मास यहां लाई करे, किसी भी पॉइंट पर मेरे पास में सेंटर ऑफ मास लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई यहां पर आप जो इसके एरिया यानी कि जो मास थे उनको आप यहां पर किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो यहां पर आपने देखा कि हम इसको एक एक हिस्सों के अंदर में तोड़ देते हैं, तो हम इसके कहीं ना कहीं इसके एरिया के अंदर में यानी मासेस को हम किसकी फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरिया की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यानी कि इनका जो रेशियो आएगा, हमने कहा कि ये मेरे पास में 1/4 के अंदर में मैंने 4 हिस्सों के अंदर में तोड़ दिया, उसके एरिया को मैंने 4 हिस्सों के अंदर तोड़ दिया, तो आपने देखा कि 1/3 आया उसका रेशियो, वही आया। और अगर मास की बात करूं तो 4 किलो था तो वो भी मेरे पास में 1/3 आया। तो मास में डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं कहीं ना कहीं इन मासेस को उसके एरिया से रिलेट करवा दूं, ये तो चीज समझाइए मैंने कि मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया तो 1:1 आ गया मेरे पास में। जब मैंने उसको, और ये चीज मैंने देखी कि जितना हिस्सा यहां पर उतना हिस्सा मेरे पास यहां पर, और जब मैंने 4 हिस्सों में तोड़ा तो एक हिस्सा यहां पर और 3 हिस्से यहां पर, वही मेरे पास में 1/3 आया। यानी कि जितना मेरे पास में मास था वो भी 1/3 का रेशियो दे रहा था, और एरिया की बात करूं तो वो भी मेरे पास में 1/3 का रेशियो मेरे पास में दे रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में आपको रेशियो निकालना होता है किसका, जो इनके एरिया होते हैं। तो एरिया की कैलकुलेशन हम इजीली इसके अंदर में कर पाएंगे क्योंकि हमें रेडियस वगैरह सब गिवन है। तो आपको ये जो m1 m2 की फॉर्मेशन है ये किसके अंदर में कैलकुलेट करनी है, इसको आपको एरिया के अंदर में कन्वर्ट कर देना। ये कंसेप्ट आपका बार बार यूज होगा पूरे सेंटर ऑफ मास के अंदर में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर में। तो ध्यान रखना कि हमें कभी भी मास गिवन नहीं है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें इसको एरिया के फॉर्मेशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए बात करता हूं m2 डिवाइडेड बाई m1 को लेकर। तो ऊपर वाली ऑब्जेक्ट कौन सी है, इसको हमने m2 माना हुआ है, जो यहां पर ऑब्जेक्ट है मेरे पास में। तो इसका रेडियस यानी कि इसका मैं जो अगर इसका मैं बाहर निकाल लूं, यहां पर मैं इसको निकाल के ले आता हूं, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका जो रेडियस है वो कितना है, r/6 है। तो इसका मेरे पास में सरफेस एरिया कितना आ जाएगा या फिर एरिया कितना आ जाएगा। तो सर्कुलर डिस्क का आपको एरिया निकालना आता है, दैट इज पाई और r स्क्वायर। r कितना आ गया मेरे पास में, r/6, और इस पूरे का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अच्छा जी, अब जो कहानी फंसेगी ना वो यहां पर फंसती है कि मैं m1 को कैसे रिप्रेजेंट करूं उसके सरफेस एरिया के रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि मैंने उसके 2 टुकड़े तोड़ दिए और हमें ये पता है कि हमें उसके एरिया के फॉर्मेशन के अंदर में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो m1 को रिप्रेजेंट करने के लिए अब ध्यान से सुनना इस पॉइंट को कि मैंने इसके अंदर में पूरा जो रेडियस लिया, अगर मैं ऐसी बात करूं कि मेरे पास में अभी जब ये डिस्क मैंने यहां से बाहर निकाल ली है, तो डिस्क बाहर निकलने के बाद में कुछ इस तरह का इसका फॉर्मेशन बन रहा होगा। ये मेरे पास में डिस्क निकली और यहाँ पर इसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा, ये बाहर निकल चुका है, एक होल उसके अंदर में हो चुका है, और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ जो इसका जो मेरे पास में डिस्क थी उसका सेंटर है। अच्छा, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये मेरे पास में डिस्क है, पूरे डिस्क में से, पूरे डिस्क के एरिया के अंदर से इस डिस्क के एरिया को रिमूव कर दें तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। भाई मेरे को तो इसका एरिया चाहिए ना, सरफेस एरिया चाहिए कि कितना बचा मेरे पास में। तो पूरी डिस्क है उसके अंदर से ये जो छोटा सा टुकड़ा है इसको आप रिमूव कर देंगे तो आपको इस पूरे जो बची हुई इसका आपके पास में क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो उस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो पूरी सर्कल यानी कि पूरा जो डिस्क है उसका रेडियस है r, तो पूरी डिस्क का रेडियस मेरे पास में आ रहा है, तो इस पूरे का सरफेस एरिया मेरे पास में πr² हो गया। ठीक, छोटी वाली डिस्क का कितना था, अभी आपने निकाला कि उसका रेडियस r/6 है, तो ये मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी πr/6 का होल स्क्वायर। भाई ये तो आया, पूरे के अंदर से मैंने इसको रिमूव कर दिया। जब मैं इसको रिमूव कर चुका हूं, क्योंकि मेरे पास में जो मास है वो m1 ये है, और m1 को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं उसके एरिया की फॉर्मेशन में, क्योंकि मास को मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, मैं ना उसकी डेंसिटी की फॉर्मेशन में जाना चाहता, ना मैं उसके वॉल्यूम की फॉर्मेशन में जाना चाहता। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं उसको किस में रिप्रेजेंट कर दूं, उसके एरिया के अंदर में रिप्रेजेंट कर दूं। तो यहां पर ये डिस्क निकल चुकी है यहां से, और डिस्क निकलने के बाद की कहानी है ये। तो ये m1 मास बचा हुआ है, लेकिन उसका एरिया कैसे कैलकुलेट करूं,
बीच में तो हिस्सा उसका निकल गया। तो हमारे लिए बेस्ट अप्रोच ये है कि पूरे के अंदर से इस छोटे से को हम रिमूव कर देते हैं, यानी कि हटा देते हैं, और वहाँ पर मेरे पास में जो कैलकुलेशन करेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर बाई 6 स्क्वायर आपके पास में आ जाएगी। और जब ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे तो इसके बाद में आपको जो आंसर यहाँ से निकल के आएगा, अब इसकी वैल्यूज़ आप पुट करेंगे, तो वैल्यूज़ पुट करने के बाद में ये जो रेशियो आएगा किसका, m2 बाई m1 का, कैसे निकलेगा, ऊपर ये पाई से सब में कॉमन आएगा तो बाहर निकल जाएगा, आर सब के अंदर में कॉमन आएगा, बाहर निकलेगा, कट जाएगा। ये बचा मेरे पास में 1/6 इसका 1/6 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या बचेगा नीचे, यहां बचना है मेरे पास में 1 माइनस में 1/6 का होल स्क्वायर, और जब इस पूरे को सोल्व करेंगे देन यू विल गेट 1/35। अब कहानी चलते हैं हम वहीं पर जहां पर हमने छोड़ी थी कि इस फॉर्मेशन के अंदर में लिखना है, क्योंकि मुझे अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बैलेंस करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बैलेंस हो गया तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट मेरे पास में निकलेगा, यानी कि जो ओरिजिनल निकलेगा, वहां से मैं इस x की दूरी निकाल पा रहा हूं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर x की वैल्यू मैं निकाल पा रहा हूँ, m2 बाई m1 का रेशियो मेरे पास में आ गया 1/35 और r/2, ये आपकी कैलकुलेशन हो गई है, और ये आपके पास में आया r/70। ये आपका आंसर है, यानी कि इसके जो x कोऑर्डिनेट है वो मेरे पास में आ गया, यानी कि जो उसका सेंटर ऑफ मास है, यानी कि सेंटर ऑफ मास से कितनी दूरी पर मेरे पास में इसका मास होगा या फिर सेंटर ऑफ मास रहेगा, तो आपका आंसर आया r/70 आपका इसके अंदर में आंसर आ गया। तो रिमेनिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो कहीं r/70 जो हमने ओरिजिन माना है उससे दूरी पर रहेगा। ठीक है जी, तो ये जितने भी न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने यहाँ पर कवर करवा दिए। इसके बाद में जो भी हमारे पास में आगे की चीज़ें होंगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा है मेरे पास में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहा है, उसके बाद में टॉर्क रहा है, साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम रहा है, फिर हम देखेंगे कि रोलिंग मोशन रही है। तो इन सब की थ्योरी जो पोर्शन है वो मैं पहले आपको बोर्ड के ऊपर में कवर करवाऊंगा, व्हाइट बोर्ड के ऊपर में, और फिर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे इनसे जितने भी रिलेटेड है वो सारे मैं यहाँ पर आपके कवर करवाने की कोशिश करूंगा। तो अभी जो मैंने आपको जो एग्जाम्पल करवाया है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करवाया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को ये जो क्वेश्चन है इसको कम से कम 1 से 2 बार जरूर देखें, क्योंकि ये आपका बिल्कुल आइडियल क्वेश्चन है। बार बार इस कंसेप्ट की इन कंसेप्ट की आपको यूज करना पड़ेगा, आगे चीजें देखनी पड़ती रहेंगी इसके अंदर में। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर जो हमारे पास में नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर में इसके थ्योरेटिकल पोर्शन जो रहेगा वो मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगा। इन वीडियो को अच्छे से देखें, जितने भी न्यूमेरिकल्स आप लोगों को समझाए गए हैं उनको अच्छे से करने की कोशिश करें, इनको नोट डाउन कर लें और नेक्स्ट क्लास के अंदर में इनको करके जरूर आएँ भाई।